हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से प्रीवियस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन से संबंधित बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है और उस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने कर रखे हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर ट्रांसिटिव रिलेशन, फिर आपस सिमेट्रिक रिलेशन, इसके बारे में पढ़े थे। और कुछ क्वेश्चंस को करके हम लोग कम से कम अच्छे तरीके से इन कंसेप्ट्स को समझ लिए थे, है ना। बहुत अच्छे तरीके से इन कंसेप्ट्स को समझे थे और इसको फील भी कर लिए थे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि सर इसको कैसे राइट करेंगे, क्योंकि बोर्ड में लिखना ही है, तो इसको कैसे राइट करना है, कैसे लिखना है सर, ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से चुनौती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से फील करते हैं, तो आपको लिखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वो जस्ट आ जाएगा, आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने कहा भी था प्रीवियस वीडियो में कि अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस, जिस भी क्वेश्चंस को करेंगे उसको किस तरीके से राइट करना है, राइट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज से स्टूडेंट्स हम लोग जो कुछ भी क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से लिखते हुए किस तरह से बोर्ड में राइट करना है, किस तरह से बोर्ड में लिखना है, उस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज जो है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि उदाहरण के क्वेश्चंस को भी करना बहुत जरूरी है। और मैंने पहले भी बता रखे हैं कि उदाहरण के क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए उदाहरण के क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो अब देखिए उदाहरण दो को, इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने आपको प्रवेश सर एसआरवी करके, ठीक है ना, प्रवेश सर एसआरवी करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन अभी जस्ट कल कराया था, ठीक है ना। और वहां पे इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। लेकिन फिर से एक बार मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसको कैसे राइट करना है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहले क्या है, बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। हमको लग रहा है ना कि जो प्रोफेसर एसआरवी करके जो करा है उसमें त्रिभुजों का समुच्चय नहीं दिया था, उसमें आई थिंक हमको था कि एक प्लेन में स्थित सभी रेखाएं थी, ठीक है ना, रेखाओं का समुच्चय था, ठीक है ना। तो एसआरवी में नहीं है, यहाँ पे ये न्यू है, ठीक है। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में एक संबंध डिफाइन किया गया है और उसमें इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि T1 T2 के सर्वांक्षम है, सर्वांक्षम का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। और R एक संबंध है, सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए पहले क्वेश्चन को ऊपर पढ़िए, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। अब त्रिभुज, ढेर सारे त्रिभुज हो सकते हैं किसी प्लेन में, जैसे ये पूरा का पूरा प्लेन है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा प्लेन है, तो इस प्लेन में ढेर सारे त्रिभुज आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे, ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे, है ना। फिर इस तरीके से ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे, इस तरह से मतलब इस प्लेन में ढेर सारे, मतलब ढेर सारे जो है आपको त्रिभुज दिखाई देंगे और उन त्रिभुजों को मिलाकर जो है एक सेट बनाया गया है, जिस सेट का नाम है टी, ठीक है। एक प्लेन में ढेर सारे त्रिभुज रखे गए हैं और उन त्रिभुजों को मिलाकर, उन त्रिभुजों को लेकर एक सेट बनाया गया है, उस सेट का नाम है टी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे नहीं, मैंने बोला ना, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, क्वेश्चन को सही से फील नहीं करेंगे, तो आप उसको सही से कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप अभी देखिए, केवल मैं बोर्ड को फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं इस चीज को भी ध्यान में रख रहा हूं कि आपको बोर्ड के बाद जो है हायर क्लासेस के लिए जो है आपको कोई ना कोई कंपटीशन देना ही है। जैसे सीयूटी वगैरह का परीक्षा अगर देना है, तो उन सब जगहों की परीक्षाएं अगर आपको देनी है, तो उसके लिए आपको ये कार्य जरूर करना होगा कि आप कोई भी चीज पढ़िए तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप नहीं समझेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आप जो है 12वीं के बाद कोई भी कंपटीशन बीट कर पाएंगे, ठीक है। और मेरा टारगेट ये भी है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वो न केवल बोर्ड को अपना मतलब बोर्ड में बेहतर करें, बल्कि सीयूटी में भी बेहतर करें, इवन आईआईटी जेई वगैरह में भी एक तरीके से वहां पे अपने आप को बेटर पाए, ठीक है ना। ये मेरा टारगेट है कि किसी भी स्टूडेंट्स को
जो हमारे इस चैनल से पढ़ रहा है उसको 12वीं का ये जो वीडियो कवर कर रहा है, ये कवर कर लेने के बाद अगर इस चैप्टर से संबंधित या 12वीं क्लास से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे किसी भी कंपटीशन में, तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट कर ले। इसी वजह से प्रवेश सर एसआरबी करके चलाया जा रहा है। प्रवेश सर एसआरबी में क्या होता है कि आपको ढेर सारे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को जो है कराए जाते हैं, मतलब 2 मिनट में, 3 मिनट में, 2.5 मिनट में, इस तरीके से इतने कम समय में जो है एक एक क्वेश्चन को कराया जाता है। वहां पे कंसेप्ट के साथ अच्छी तरीके से बताया जाता है ताकि आप वहां पे चीजों को अच्छे तरीके से समझिए और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हिंदी भाषी विद्यार्थियों, अब देख लीजिए, चूंकि मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, ठीक है ना, लेकिन मैं इंग्लिश भाषी विद्यार्थियों को बताता हूँ कि मैं कहीं भी इस तरह का मतलब सौतेला वाला बिहेव नहीं करूंगा कि आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी। हाँ, देखने में आपको यहाँ पे मतलब आप देख पा रहे हैं कि आपको मैंने पूरी तरह से हिंदी में लिख रखा है, लेकिन हाँ हर चीज की जो है इंग्लिश आपको मैं कहीं ना कहीं बता देता हूँ, ठीक है ना, कहीं ना कहीं बता देता हूँ। या आप सिंपली देखिए ना, आप एनसीईआरटी की बुक जरूर खोल के रखिए, उदाहरण नंबर 2 को आप देख लीजिए। मैं चूंकि यहाँ पे जब राइट करूंगा, जब यहाँ पे मैं बताऊंगा तो दोनों भाषाएं मैं लिखकर दिखा दूंगा, ठीक है ना, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना रह जाए। लेकिन यहाँ पे मैं माध्यम हिंदी इस वजह से लिख रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं वैसे 2 सालों से मैं हिंदी भाषी विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो इंग्लिश भाषी विद्यार्थी ना, इंग्लिश भाषी विद्यार्थियों को लगभग 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को अधिकतर पढ़ाने का एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम को ही है। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा भी हूँ, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा भी हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी रहा है। हिंदी भाषी विद्यार्थियों को जो है लगभग मैं 2 सालों से टीच कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इंग्लिश मतलब कंप्लीटली इंग्लिश टू इंग्लिश यहाँ पे लिखकर आपको नई चीजें समझा सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे हिंदी भाषी विद्यार्थियों की तरफ अपना झुकाव थोड़ा सा इस वजह से ज्यादा किया हुआ हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हिंदी भाषी विद्यार्थी अधिक हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं अगर उनके सामने इंग्लिश लिख कर आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत असहज सा फील करते हैं। वही इंग्लिश भाषी विद्यार्थियों के सामने थोड़ी सी हिंदी आती है तो वो उतना असहज फील नहीं करते हैं, जबकि हिंदी भाषी विद्यार्थियों के सामने अगर इंग्लिश आ जाता है तो वो इंग्लिश भाषी विद्यार्थियों की तुलना में बहुत ज्यादा असहज फील करते हैं। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर पूरी मतलब यहाँ पे जो लिखने की शैली हो ना वो हिंदी में ही रहे, लेकिन हाँ क्वेश्चंस को राइट कैसे करने हैं, कैसे समझने हैं, वो पूरी तरह से मैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल क्लासेस करके आपको पढ़ाऊंगा ताकि ना तो हिंदी भाषी विद्यार्थी को दिक्कत हो ना तो इंग्लिश भाषी विद्यार्थी को दिक्कत हो, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो ये बात तो समझ में आ गया कि टी जो है किसी प्लेन में स्थित सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है, सेट है, ठीक है ना। समुच्चय मतलब सेट, प्लेन मतलब आप जानते हो समतल। अब देखिए, अब रिलेशन क्या बताया गया है, रिलेशन ये बताया गया है कि ये T1 T2 के सर्वांगसम है, T1 T2 के सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब ये होता है स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट। देखिए हो सकता है कि मैं एक ही क्वेश्चन बता पाऊं, लेकिन मैटर ये नहीं कि हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन पढ़ें, मैटर ये है कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई हैं, मैटर ये है, ठीक है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं चूंकि हिंदी और इंग्लिश भाषी दोनों विद्यार्थियों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है ना, ये टाइम तो जरूर लेगा, ठीक है। अब देखिए T1 T2 के सर्वांगसम में ये रिलेशन बताया गया, अर्थात अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है कि कोई प्लेन है, उस प्लेन में ढेर सारे त्रिभुज हैं। अब हमको ये बताना है कि उन त्रिभुजों को मिलाकर आपको एक सेट T बनाया गया है और इस T पर जो रिलेशन R डिफाइन किया गया है T से, मतलब इस संबंध R को T का रिलेशन T से ही बनाया गया है, मतलब R इज रिलेटेड फ्रॉम T टू T। समझ में आ रहे हैं ना, मतलब T का T पर ही एक संबंध बताया गया है और T में कौन कौन है, T में त्रिभुज हैं। अब हमको ये बताना है, समझ में आ रहा है ना, T में कौन है, त्रिभुज है। अब हमको ये बताना है, ध्यान से समझिएगा, कि R एक क्या है, R एक तुल्यता संबंध है। अब मैंने आपको बता रखे हैं प्रीवियस वीडियो में कि तुल्यता मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब पहला वह स्वतुल्य हो, ठीक है, दूसरा वो सममित हो, दूसरा वह सममित हो, और तीसरा क्या होता है, वो संक्रामक हो। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई संबंध
स्वतुल्य अर्थात क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव हो, सममित अर्थात सिमेट्रिक हो, और संक्रामक अर्थात ट्रांसिटिव हो। तीनों अगर कोई संबंध होता है तो उसको आप बोलते हो तुल्यता संबंध अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये जो संबंध आर है, ये संबंध आर स्वतुल्य है कि नहीं। अब मैंने स्वतुल्य के लिए बताया था कि जो संबंध होता है जिस भी समुच्चय पर परिभाषित होगा, उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए मतलब उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित अगर है तो वो रिलेशन स्वतुल्य कहलाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो संबंध आर होता है, संबंध आर समुच्चय जिस भी समुच्चय पे परिभाषित होगा, उस समुच्चय के लिए उसमें जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव अपने आप से यदि संबंधित है, जिस भी समुच्चय पे परिभाषित है, उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अपने आप से यदि संबंधित है, तो आप बोलोगे कि वो संबंध आर मतलब रिलेशन आर एक तरह का रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, एक तरीके का स्वतुल्य संबंध है। समझ में आया? तो इसी तरह से स्टूडेंट आप हमको ये बताइए, टी एक सेट है, उसके अंदर ढेर सारे त्रिभुज हैं, तो क्या प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांश नहीं होगा? हम लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा था कि प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांशम होता है, ठीक है ना। एवरी ट्रायंगल इज अ कॉन्ग्रुएंट ऑफ इटसेल्फ, या एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। स्वयं का वो एक सर्वांशम होगा, ठीक है। तो अगर प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के जो है सर्वांशम होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि वो संबंध मतलब आर जो है एक स्वतुल्य संबंध होगा। क्लियर? स्वतुल्य संबंध होगा। तो अब इसको लिखना कैसे है थोड़ा ध्यान से देखिए। तो लिखना कैसे थोड़ा ध्यान से समझना है, सुनना है। मैं पहला लिख रहा हूं स्वतुल्य, ठीक है। स्वतुल्य ना समझ में आया स्टूडेंट्स तो बार बार वीडियो को करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। हाँ, थोड़ी सी हिंदी बोलने में मतलब हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने में थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपको मैं तो अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं आपको किसी तरह कोई डाउट ना हो, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट करिएगा। वैसे मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी भाषी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। कोई इंग्लिश में करना रहता तो मेरे को रत्ती भर दिक्कत नहीं होता, लेकिन दिक्कत हिंदी भाषी विद्यार्थियों के साथ थोड़ी सी हो जा रही है, ठीक है ना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं चूंकि आप क्या लिख सकते हैं, देखो भाषा भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले मैं भाषा लिखकर दिखा रहा हूं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक, ध्यान से सुनिए, चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम, चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है, अतः यहां पे अतः आर स्वतुल्य है, ठीक है। प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है, और अगर प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांगसम होता है तो आप बोलेंगे कि वो संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से इसको समझिएगा। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, यहां पे देखो T1 T2 दो त्रिभुज हैं, लेकिन यहां पे दो की बात नहीं कर रहा है हम लोग को। स्वतुल्य के लिए उस एक ही त्रिभुज को उसी से बात करना है, मतलब जिस त्रिभुज को लिया उस त्रिभुज का उसी से बात करना है। तो आप देखिए यहां पे मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखिए, चूंकि T1, देखो T1 क्या है, त्रिभुज, ध्यान से सुनो, T में ढेर सारे त्रिभुज हैं, ढेर सारे त्रिभुजों में मैंने एक त्रिभुज ले लिया T1, और मैंने बोला कि T1 T1 के
सर्वांगक्षम है, सर्वांगक्षम है। T1 T2 के सर्वांगक्षम है, इसलिए T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R, है कि नहीं? T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू T। यानी T में आने वाले जितने भी त्रिभुज होंगे, T में आने वाले जितने भी त्रिभुज होंगे, प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के सर्वांगक्षम होगा। वही बात मैंने लिखा। तो या तो आप इस तरह से भाषा दे दीजिए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 T1 के सर्वांगक्षम है, होगा ही। अगर T1 T1 के सर्वांगक्षम है तो T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R होगा ही होगा फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। ठीक है, ये होता है स्वतुल्य। अब बात आती है आपका सममित। आई थिंक विजिबल होगा। देखिए सममित, अगर मैं सममित की बात करूं, सिमेट्रिक की मैं बात करूं, सिमेट्रिक सममित, तो अगर मैं सममित की बात करूं तो क्या होगा? अगर मैं सममित की, तो देखिए इसमें तो पहले यही मानना पड़ता है, इसमें ये मानना पड़ता है, माना, इसको इसी तरह से लिखेंगे, माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। इसको इस तरीके से, पहले यही होता है ना, अरे बाबू मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, सिमेट्री के लिए क्या होता है, यदि A कामा B बिलोंग्स टू R है, इंप्लाइज B कामा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको आप सममित बोल देते हो। तो यहां पर भी माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R है, ठीक है। अगर T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R है तो ये क्या बात कह रहा है, ये बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि T1 T2 के सर्वांगक्षम है, सर्वांगक्षम है नहीं, क्योंकि देखो संबंध में क्या बोला गया है कि T1 T2 के सर्वांगक्षम है। तो यहां पे देखिए अगर T1 T2 संबंध R में है, R में है अर्थात T1 T2 के सर्वांगक्षम है। और अगर T1 T2 के सर्वांगक्षम है तो क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि T2 T1 के सर्वांगक्षम है? बताइए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप देखिए अगर मैं बोलूं कि मैं आपके सर्वांगक्षम हूं तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप मेरे सर्वांगक्षम हैं? बिल्कुल है। अगर मैं बोलूं कि ये जो इसके सर्वांगक्षम है तो क्या ये इसके सर्वांगक्षम नहीं होगा? होगा ही होगा, मैं तो ऐसे कर सकता हूं। और अगर ये ऐसा है तो क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R, है ना? और अगर T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R है तो आप लिखेंगे इसलिए R सममित है, R सममित है। बात पकड़ में आ रही ना? R सममित है। यहां पे क्या था, T1 के सर्वांगक्षम है इसलिए ये बिलोंग्स टू R। यहां पर भी आपको लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे आप जरूर लिखिएगा, या मतलब ये जो लिखे हैं लाइन ना, ये जो लाइन आपने लिखा उसके जस्ट नीचे लिखिएगा R स्वतुल्य है, ठीक है ना? यहाँ पे तो चूंकि मैंने लिख दिया है लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ठीक है? आप लिख दीजिएगा कि इसके नीचे, मतलब जस्ट इस ये वाली जो भाषा लिखी है इसके जस्ट नीचे, ठीक है? इस वाली लाइन के जस्ट नीचे लिखेगा कि R स्वतुल्य है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों बातें तो समझ में आ गई होगी। तो स्वतुल्य है, सममित है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं संक्रामक, ठीक है? संक्रामक देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखिए सीखने में टाइम लेगा, ठीक है ना? कैसे राइट करते हैं इस सीखने में तो टाइम लेगा, लेकिन एक बार अगर आपने भाषा शैली पकड़ ली ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर एक बार आपने भाषा शैली पकड़ ली तो मैं रियली बता रहा हूं आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको पहले बहुत ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप चैन से अगर सुन लेंगे, चैन से समझ लेंगे, अच्छे तरीके से फील कर लेंगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर जगह इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करने, हर जगह इसी तरह का भाषा इस्तेमाल करने। बस आपको क्या काम करना है कि पहले शुरुआत में इसको समझने की कोशिश करिए, फील करने की कोशिश करिए, देन आप देखिएगा आगे इस तरह से जब मैं 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा ना, 4-5 क्वेश्चन तो छोड़िए, 2 के बाद मैं तीसरा क्वेश्चन कराने जाऊंगा,
तो आप कहने लोगे सर बस रहने दीजिए, हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हाँ, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग थोड़े डिमांड होंगे, तो अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग डिमांड होंगे, तो एक आध मतलब थोड़े से 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां से आइडिया मिल जाएगा, और आइडिया मिलते ही हर क्वेश्चन को आप खुद बनाने लगोगे, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड वाला यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला है संक्रामक। संक्रामक, तो संक्रामक के लिए क्या यहां पर भी मानना पड़ता है, माना, ध्यान से देखो, माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R और T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R और T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये क्या हमको बता रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। इंप्लाइज का मतलब ये होता है कि इसका अर्थ, इसका तात्पर्य, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है, दोनों का हम लोग देखते हैं। इसका तात्पर्य है मतलब है कि T1 T2 के सर्वांशम है, सर्वांशम है, वहीं और T2 T3 के सर्वांशम है। समझ में आया। T1 कमा T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, T1 कमा T2 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि T1 T2 के सर्वांशम है, और वहीं अगर T2 T3 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि T2 T3 के सर्वांशम है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने लिया ये, मैंने 3 पेन ली, ठीक है, 3 पेन लिया, ये देखिए 3 पेन है इस तरीके से। अगर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये इसके सर्वांशम है, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि ये जो है, ये वाली जो पेन है, इस वाली पेन के क्या है, इस वाली पेन के सर्वांशम है, इस वाली पेन के सर्वांशम, ब्लैक वाली पेन के सर्वांशम। वही जस्ट मैंने बोला कि ये ब्लैक वाली पेन जो है इस वाले के सर्वांशम है, मतलब इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा दूरी बना दूं, अब देखो ये वाली पेन इस वाले के सर्वांशम है और ये वाली पेन इस वाले के सर्वांशम है, और इनको आप त्रिभुज मान के चलिएगा, ठीक है ना। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम है और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम है। सर्वांशम का मतलब होता है लगभग समान। लगभग क्या मतलब, पूरी तरह से एकदम डिक्टो, टू कॉपी। जैसे आप जाते हो ना किसी चीज को लेकर जाओगे और प्रिंट आउट निकलवाते हो, टू कॉपी निकलवाते हो ना, एकदम वही जीरोक्स। सर्वांशम का मतलब ये जीरोक्स है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर ये इसके, ये जो है इसका जीरोक्स है, तो ये इसका जीरोक्स है, और अगर ये इसका जीरोक्स है, मतलब तीनों ये जो है लगभग बराबर है, लगभग नहीं पूरी तरह से बराबर है। समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर ये इसके सर्वांशम है और ये इसके सर्वांशम है, अर्थात ये तीनों सर्वांशम होंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे तीन लोगों में मैं, जैसे आप ध्यान समझिए, मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी सी, ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बराबर हूं और ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बराबर हूं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ए बोलेगा कि हम सी, ए और सी दोनों हम लोग बराबर हैं, ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा ही बोलेगा। बात पकड़ में आ रही है, वही बात यहां पर भी करनी है, ठीक है। देखिए तो यहां से क्या मिलेगा, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 T2 के सर्वांशम है और T2 T3 के सर्वांशम है, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि T1 T2 व T3 सर्वांशम है, तीनों के तीनों सर्वांशम। लेकिन हमको संबंध किसके किसके बीच में चाहिए। देखो मैंने बोला था कि संक्रामक में क्या होता है, ये वाला और ये वाला अगर मिलेगा तो हमको संबंध इन दोनों के बीच में चाहिए, तो हमको T1 और T3 के बीच में संबंध चाहिए। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, T1 T3 के सर्वांशम है कि नहीं। और अगर T1 T3 के सर्वांशम है तो आप लिखेंगे कि T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R, है कि नहीं। और अगर T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R हो गया तो आप लिखेंगे इसलिए R संक्रामक है, संक्रामक, ठीक है ना। देयरफॉर, या आप लिखेंगे
अतः आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये थी इसकी भाषा स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि ये भाषा आपको समझ में आई होगी। जिस विद्यार्थी को समझ में अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज जरूर करिएगा। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आए, एक बार देखने के बावजूद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में जरूर इसको पुनः बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स देखने के बाद जरूर कमेंट करा करो कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो उसके पूछने के अपने एक मैनर होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपको चीजें एक बार में बताई जाए, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है। मैं आपको बता दूं, जनरली टीचर जो होते हैं ना, अधिकतर टीचरों की मैं बात करूं तो स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखे हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जो हमारे स्टूडेंट हैं हमको बताते रहते हैं कि सर हमारे टीचर ने जो है पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं करा, हमारे टीचर ने जो है डायरेक्ट थर्ड वाले चैप्टर से जो है स्टार्ट करा, फोर्थ वाले चैप्टर से स्टार्ट करा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पहले चैप्टर को बहुत टफ माना जाता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कहते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मेरे स्टूडेंट्स को जो है बहुत टफ लगेगा, ठीक है ना। हाँ, सीखने के दौरान जो है, अरे एक ऐसा समय था जब आप जोड़ सीख रहे थे, एडिशन सीख रहे थे, सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे तो बड़ी मेहनत लगे थे। जब टेबल सीख रहे थे तो बड़ी मेहनत लगे थे, बट बार बार रिवाइज करने से क्या हुआ, आपने सीख गया, है कि नहीं। तो उसी तरह से आप जब नए कंसेप्ट को सीखते हो ना, तो नए कंसेप्ट को सीखने के दौरान थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नहीं आएगा, और इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले पे जो है कुछ भी बोल दीजिए, जो आपको सिखा रहे हैं उसको कुछ भी बोल दीजिए, ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा और कोशिश करिए, आपको जो सिखा रहा है उस पर्सन के साथ मिलकर आप कोशिश करिए, ठीक है ना, कि आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए। क्योंकि इस दुनिया में आपने चलना ही सीखा था अपने आप से नहीं, किसी के सपोर्ट से। तो जो आपका सपोर्ट करता है उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखिए, ठीक है ना। अनवांटेड कमेंट करने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। अनवांटेड कमेंट करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछताछ करिए, अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछताछ करिए। अगर उस डाउट को मैं क्लियर नहीं करूंगा तो आप हमको बताइए, ठीक है ना। अगर मैं आपके डाउट को क्लियर ना करूं तो आप जरूर हमको बताइए, ठीक है ना। कितना टाइम? 28। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन मैंने बताया, थोड़ी सी बातें आज ज्यादा होगी, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वाली जो भाषा है पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले दिन जो है स्टूडेंट्स, मतलब अगले वीडियो में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन करके आपने थोड़ी बहुत बातें समझी होंगी, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। उसमें अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कई सारे क्वेश्चन इस तरह से लूं, ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह से लेंगे, कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे लेंगे, और उसको जब आपके सामने बार बार लिखवाएंगे ना, तो आप खुद चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। जरूर आप हमको बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।